नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस वर्ल्ड हिंदी। मैं हूं अर्चना सिंह और आज योगी सरकार का बजट आया। योगी सरकार 2.0 का ये बजट बाहुबली बजट इसे कहा गया, क्योंकि इसमें कई ऐसी घोषणाएं की गई या कहा जा रहा था कि इतना बड़ा ये बजट होगा। इसी वजह से, और ये 6.9 लाख करोड़ का बजट है, तकरीबन 7 लाख करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश का बजट हो गया है। ये बजट विजनरी बजट है। इस बजट में क्या चीजें हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं प्रशांत तुमराव जुड़े हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रशांत जी, ये बजट आप तो जाहिर सी बात है तारीफ ही करेंगे बजट की, लेकिन ये बजट जब बना या ये बजट आप लोगों ने जब सुना, तो क्या ऐसा लगा कि ये बजट वो बजट है जिसकी उत्तर प्रदेश को जरूरत थी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलाके के वाइज डिस्पैरिटी अभी तक होती रही है, इसमें शायद सभी एरियाज को बराबर का विकास हो, इसका ध्यान रखा गया है। जी अर्चना जी, नमस्कार, धन्यवाद। हम ये 6 सालों से हमारी सरकार है और ये जो बजट जो रखा गया है कोई तात्कालिक लाभ के लिए नहीं रखा गया है। जो हमारा 5 साल का जो कार्य योजना है, अभी 5 साल 27 तक जो सरकार रहनी है, उसको ध्यान में रख करके समाज के सभी वर्गों को, प्रदेश के सभी सेक्टर्स को, सभी क्षेत्रों को ध्यान में रख करके बजट पेश किया गया है। पहले उत्तर प्रदेश में क्या होता था कि कुछ कुछ ही क्षेत्रों का विकास होता था, कुछ शहरों का विकास हुआ, लेकिन बाकी जैसे बुंदेलखंड था या पूर्वांचल, उन क्षेत्रों को छोड़ दिया जाता था। लेकिन इस बजट में उन सभी क्षेत्रों के लिए, उनकी योजनाओं के लिए, उनके इंफ्रा के विकास के लिए प्रोविजन किए गए हैं। अभी जो रिसेंटली हमारी इन्वेस्टर समिट हुई, उसमें भी एक बड़ा जो एलोकेशन है पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए किया गया है। तो इस बजट में भी उसी चीज को रखा गया है, चाहे वहाँ उनकी चाहे योजनाओं के लिए हो, चाहे वहाँ के एक्सप्रेसवे के लिए हो, सब जगह के लिए। जो हमारे एयरपोर्ट भी बन रहे हैं, सभी क्षेत्रों में बन रहे हैं, सोनभद्र में बन रहा है, झांसी और इन सब क्षेत्रों में बन रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम आगे आने वाले सालों में इसको और तेजी से आगे, जो हमारा इंफ्रा का काम जो भी कुछ बचा हुआ है उसको कर। ये बजट क्या, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की। बीजेपी के लिए 2014 बेहतर था 2019 से लोकसभा सीटों के लिहाज से। तो क्या बजट में इसकी झलक भी नजर आ रही 2014 के चुनावों की? देखिए, ऐसा चुनाव तो पूरे देश में या उत्तर प्रदेश में हर साल दर साल कोई न कोई चुनाव होता रहता है। पिछले साल विधानसभा चुनाव हुआ, अभी निकाय चुनाव आने वाले हैं, फिर लोकसभा चुनाव आएगा। लोकसभा चुनाव से पहले तो हम अगला बजट हमें और पेश करने का मौका मिलेगा। तो चुनाव को देख करके कोई भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती। हम तो 24/7 जनता की सेवा में काम करते हैं और दीर्घकालिक योजनाओं को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। चाहे जो हमारे जो मेडिकल कॉलेज खोलने का जो प्रोविजन है, तो लगभग हमारे 60 मेडिकल कॉलेज प्रयासरत हैं, उस पर काम चल रहा है, लगभग बनने वाले हैं। जो हमारा टारगेट है 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज बने। तो ये दीर्घकालिक योजनाओं को ध्यान में रख के काम किया जाता है। जो हमारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हमने 2 एक्सप्रेसवे पिछले कार्यकाल में बनाए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और अभी गंगा एक्सप्रेसवे का काम चला है। तो ये सब चीजें हम लगातार करते रहे। कोई ऐसा नहीं कि एक साल कोई चुनाव को ध्यान में रख के करेंगे, क्योंकि हम लगातार जनता के बीच में रह रहे, उनके जन कल्याण के लिए काम कर रहे, इसलिए जनता हमारे ऊपर विश्वास जता रही है। पहली बार 40 साल में उत्तर प्रदेश में हुआ कि कोई सरकार रिपीट हुई और कोई मुख्यमंत्री रिपीट हुआ। 5 साल के बाद दोबारा कोई मुख्यमंत्री उनके नाम पे काम पे बना। उसके बाद बाई इलेक्शन में भी हम जीते हैं। तो जो हमारी जन कल्याण की योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं, प्रधानमंत्री मोदी जी की केंद्र सरकार की योजनाएं और योगी जी की योजनाएं, उन सब के माध्यम से हम लगातार जनता की सेवा में लगे हुए हैं और इसी प्रकार से अनवरत ढंग से काम करते रहेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आपने जिक्र किया, इसमें 33.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, ये आप लोगों ने कहा। साथ ही साथ 19,000 एमओयू साइन किए गए हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है ये सिर्फ हवाई बातें हैं, ये धरातल पर उतरेंगे ऐसा नहीं है। उसको इस बारे में डाउट है, क्योंकि कह रहे हैं पिछली बार जो इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी उसकी ही परियोजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाई। नहीं, ऐसा नहीं है। आज वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी ने बोला कि जो पिछली हमारी बिजनेस समिट हुई थी, इन्वेस्टर समिट 18 में, उसके बाद उसका 4 लाख करोड़ रुपए उसका इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ है। और पहले देखिए 17 के पहले क्या होता था, पिछली सरकारों ने भी इन्वेस्टर समिट करने का प्रयास किया, लेकिन वो ऐसी स्थितियां थी उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था ऐसी थी कि उत्तर प्रदेश में वो इन्वेस्टर समिट नहीं कर पाते थे। कभी मुंबई करते थे, कभी दिल्ली करते थे। आज परिस्थितियां बदली, हम लखनऊ में उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं। एक कानून व्यवस्था का राज स्थापित हुआ है, इंफ्रा में डेवलपमेंट हुआ है, चाहे रेलों की सुविधाएं हो या एक्सप्रेसवे हो या एयरपोर्ट हो। आज ना हो एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। 33 लाख करोड़ के प्रपोजल्स आए हैं
और उसमें मुझे पूरे विश्वास है, हमारी सरकार को पूरा विश्वास है कि अधिक जितना प्रपोजल आए हैं सभी धरातल पर उतरेंगे और आगे आने वाले 3-4 सालों में वो चीजें आएंगी। और लगातार उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। विपक्ष चूंकि हताश और निराश हो चुका है, उनको लगातार जनता उनको ठुकरा रही, जनता ही उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही है, तो उनकी बातों को हम कोई विशेष ध्यान नहीं देते। हमारा डायरेक्ट कनेक्ट जनता से, हम जनता पे जवाब दें। जनता ने हमें चुना है और उनके लिए हम लगातार उनका जीवन स्तर उठाने के लिए, उत्तर प्रदेश के कल्याण के लिए हम लगातार काम करते रहेंगे। एक ऐसा विषय जिसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में जब आप चुनाव में गए उसके पहले भी तारीफ करती थी और कहा गया कि 2022 में जो इतनी बड़ी जीत मिली उसके पीछे वजह अपराध पर, अपराधियों पर लगाम लगाना था, जिसका जिक्र आज सुरेश खन्ना ने अपने भाषण में भी किया कि अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है, क्योंकि ये सबसे जरूरी बैकग्राउंड है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट लाना है तो आपको योजनाएं आसान करनी होगी, बिजनेसमैन को काम करने की सहूलियत देनी होगी, लेकिन साथ ही साथ कानून व्यवस्था कैसी है इसका बहुत असर होता है। जी, निश्चित तौर पर आज अपराध के आंकड़े माननीय सुरेश खन्ना जी ने रखे हैं और 2022 के चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा था। आज उत्तर प्रदेश में देखिए संगठित अपराध गिरोह पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखते थे, नोएडा में मैं बहुत पहले से रह रहा हूँ। पहले यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में आप रात में 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद आते थे, लेकिन जब योगी से और जितने भी आज बड़े अपराधी या तो जेल के अंदर है, कई लोग उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग चुके हैं। जो सामाजिक आपराधिक छोटी मोटी घटनाएं वो होती रहती है, लेकिन बड़ी इस तरह की घटनाएं ऐसी नहीं होती हैं। अपहरण की घटनाएं हो या लूट की घटनाएं, उनमें बहुत तक रोक लगी। 50% से उनका आंकड़ा 60-70% कम आंकड़ा हो चुका है और इसी का परिणाम है कि आज बड़े बड़े इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। लुधियाना से भी बहुत सारे व्यापारी कुछ समय पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, वहां पे जो स्थितियां पंजाब में समाप्त हो रही, वो लोग अपना व्यापार उत्तर प्रदेश में आकर के लगाना चाह रहे हैं। आज एक्सप्रेस वे बनने से जो 4 एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में बन गए हैं, 2 और बन रहे हैं। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ भी उद्योग धंधे लग रहे हैं, फिल्म सिटी बन रही है। तो व्यापारियों को विश्वास है कि हम उत्तर प्रदेश में आएंगे, हमको सुरक्षा मिलेगी, कानून व्यवस्था मजबूत रहेगी और कोई हमसे कोई वसूली करने नहीं आएगा। इस नाते लोगों का विश्वास बन रहा है, इसलिए देश के और विदेश के व्यापारी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और अपना यहाँ रोजगार लगा रहे हैं। मतलब आप ये मान रहे हैं कि आपकी सरकार जो कर रही है देश के विकास का इंजन बनने की उत्तर प्रदेश की कोशिश है और उसमें सबसे अगुवा वो प्रदेश होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को उन्हें बनाना है, यानी सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश अपना देने के लिए तैयार है। क्या ये बजट उसी दिशा में गया है? जी, निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है, जो उनका टारगेट है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम देश की बनाएं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी का कहना है कि उसमें हम अपना परसेंट, हम 20% कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की बने, ताकि चूंकि उत्तर प्रदेश देश का इंजन कहा जाता है, जब तक अगर उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा, उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक देश उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये बजट है और दीर्घकालिक नीतियों के आधार पे, चाहे इंफ्रा के क्षेत्र में हो, विकास के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसानों के हितों के लिए, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये बजट रखा गया है, ताकि हम प्रधानमंत्री मोदी जी के जो इकोनॉमी का योगदान दे करके उनके उद्देश्य को हम पूरा कर सकें। जी, मुझे बताया जा रहा है कि और भी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ गिरधर शर्मा जी जुड़ गए हैं, डॉक्टर गिरधर शर्मा जुड़ गए हैं जो कि CMD है सेंट एंड्रयूज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सेक्रेटरी हैं, APSA के। दिनेश मित्तल जी जुड़ गए हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं साहिबाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के। इस बार ये बताइए कि जो ये बजट आज का आया है, इस बजट को लेकर आपको क्या लग रहा है? शिक्षा के क्षेत्र के लिए जो काम सरकार को करना था, जितना बजट देना था और जिस तरह से दिशा दशा तय करनी थी, वो दिख रहा है इस बजट में आपको? अर्चना जी, शिक्षा पे जितना बजट देना चाहिए था उसमें तो मुझे थोड़ा सा कमी लगती है, क्योंकि जो योजनाएं हैं सरकारी स्कूलों की, प्राथमिक पाठशालाओं की, उसको लेके इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी बहुत बड़ी कमी पाई जाती है। अगर प्राइवेट एजुकेशन या जो CBSE और इस तरह के स्कूल्स अगर ना हो, तो जो गवर्नमेंट की एजुकेशन है उसको अगर आप सब उचित मान लें तो ये पर्याप्त नहीं होगा। अभी शिक्षा पे बजट की और ज्यादा आवश्यकता है। हालांकि योजनाएं योगी जी ने बनाई हैं वो प्रदेश के बेहतरी के लिए सभी दिशाओं में काम कर रही हैं, लेकिन शिक्षा पे अगर बजट की अगर बात करते हैं तो मैं उसी क्षेत्र से हूं और उसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो वहां पे अभी भी मैं कहूंगा कि शिक्षा में जो बजट का प्रावधान है उसमें अभाव है, अभी सुविधाओं का और ज्यादा होना चाहिए।
तो आप कह रहे हैं कि और ज्यादा होना चाहिए, उतना नहीं हुआ जितनी उम्मीद की जा रही थी। जी वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, आप इस बजट का कैसे एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं, पत्रकार की नजरों में उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, किस तरह से ये बजट है, क्या जो वादे किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में विकास की गति को तेज करने के, क्या आपको ये बजट उस हिसाब से लग रहा है उसके अनुसार? मैं समझता हूं कि जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि इतना बड़ा बजट बनाया गया, और जिस तरीके से यदि देखें, वैसे तो उत्तरोत्तर बढ़ता है, हर साल महंगाई बढ़ती है, दूसरी चीजें बढ़ती हैं, कीमतें बढ़ती हैं, तो निश्चित रूप से बजट का आकार भी बढ़ता है। उत्तर प्रदेश के बजट का आकार बढ़ा है, और इस आकार के बढ़ने के बाद में जो स्थितियां हैं, आप उसको देखिए, उसमें स्थितियां कुल मिलाकर के यही है कि जो बजट का एक प्रावधान किया गया जिस तरीके से, उसमें अपेक्षाएं युवाओं की जो है वो पूरी नहीं होती, क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी की दर है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से लगातार चीजें, हालात रोजगार के खराब हुए हैं, उन सब स्थितियों में कहीं ना कहीं वो उसको एड्रेस नहीं कर पा रहा है। पहली चीज तो युवाओं के दृष्टिकोण से मैं नहीं समझता हूं कि ये बेहतर एक बजट होगा। दूसरा, महिलाओं को लेकर के है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, सारी बात होती है, और इसको लेके तमाम दावे किए जाते हैं। और जो पिछली बार की योजनाएं थी, उनमें जो जो चीजें की गई थी, चाहे कुकिंग गैस को लेकर के हो, चाहे महिलाओं के सुरक्षा को लेकर के हो, चाहे सारी चीजों को लेकर के हो, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई बाल सम्मान कोष हो, ये सारी चीजें जो है, इन सब फंड का इस्तेमाल कहाँ किया गया? इन सब फंड का इस्तेमाल एक पार्टी के, एक एनजीओ को वो प्रमोट करने के लिए किया गया, ना कि उसको उनकी सुरक्षा पे किया गया। हिंदुस्तान में जो रेट है, जिस तरीके से यूपी की पॉपुलेशन है, सारी चीजें उस हिसाब से, रोजाना 12 लड़कियां रेप और गैंग रेप का शिकार हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं और उनको एड्रेस करने की जरूरत थी, और उनकी सुरक्षा के लिए एक विशेष प्रावधान। जो आंकड़े दिए हैं वित्त मंत्री ने, उन्होंने अपराध में गिरावट आई है उसके आंकड़े दिए हैं कि कितने % गिरावट किसमें आई है। बाकी व्यवस्था में, सुधार में ये एक सतत प्रक्रिया है, चलती रहेगी, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सुधार हुआ है। अब उनके कह देने मात्र आएंगे आपके पास। दिनेश मित्तल जी भी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि प्रेसिडेंट हैं साहिबाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के। दिनेश जी, ये बताइए कि कारोबारी के तौर पर आपको ये बजट कैसा लगा? एमएसएमई के लिए जो घोषणाएं की गई हैं, कहा जा रहा है कि स्टार्टअप में सबसे नंबर 1 प्रदेश है, क्या वाकई ये चीजें आपको धरातल पर नजर आती हैं? दिनेश जी शायद नहीं है हमारे साथ, वो भी जुड़े नहीं है। गिरिधर जी, क्या आपको ये चीजें नजर आ रही हैं कि जो बातें कही गई हैं एमएसएमई को लेकर, स्टार्टअप को लेकर, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज, इस योजना की बात की गई, कहा गया कि मेडिकल कॉलेज में सीट्स बढ़ाई जाएंगी, क्या ये सब कुछ फायदेमंद है? कितनी तेज इसमें स्पीड की जरूरत है? और जो पुश सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए था, क्या वो मिल रहा है इस बजट के जरिए? मैं समझता हूँ इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। बहुत अच्छी सोच तो रही है, और इसका क्रियान्वयन भी अगर धरातल पर हो जाए तो क्या खूब कहेंगे इसको। सोच बहुत अच्छी है, सैद्धांतिक पक्ष बहुत अच्छा है, लेकिन ब्यूरोक्रेट इसको किस तरह से लेते हैं, जनता में ये लाभ किस तरह पहुंच पाता है, और हर जनपद को, हर जगह को ऐसी सुविधाएं मिल पाए, ये बातें प्रैक्टिकली अगर पॉसिबल हो पाती हैं तो बहुत स्वागत के योग्य हैं। क्योंकि घोषणाएं बहुत सारी हो जाती हैं और उनके क्रियान्वयन में उतनी सफलता सरकार को भी नहीं मिल पाती, और जनता तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाता। तो सैद्धांतिक पक्ष बहुत अच्छा है, लेकिन क्रियान्वयन कितना हो पाएगा ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन सोच अच्छी मानी जाएगी। मतलब आप कह रहे हैं कि सोच, ये जो जिस सोच के साथ सरकार ये बजट लाई है, वो सोच अच्छी है, मंशा अच्छी है, लेकिन धरातल पर कितना उतरेगा सब इस पे निर्भर करता है, इसके नतीजे। प्रशांत जी, आपने सुना अजय जी क्या कह रहे हैं? अजय जी कह रहे हैं कि तमाम ऐसी चीजें हैं जिनकी घोषणाएं की गई, लेकिन उनपे काम नहीं हुआ। पिछली बार के बजट का भी तमाम हिस्सा ऐसा रहा जिसका जहां यूज होना चाहिए था वहां हुआ ही नहीं। अपराध कम करने की बात करते हैं, लेकिन अपराध कम हुआ नहीं। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, अजय जी संभवतः किसी पार्टी के प्रवक्ता है, वो सीनियर जर्नलिस्ट भले उन्होंने लिख रखा है, तो कम से कम अगर आप पार्टी का पक्ष रखते हैं तो पार्टी के प्रवक्ता लिखिए, आप सीनियर जर्नलिस्ट का चोला नहीं ओढ़ना चाहिए। दूसरी बात, हमने पूरे आंकड़ों के साथ उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुआ, संगठित अपराध गिरोह कम हुआ है, और इसमें कहीं कोई दो राय
नहीं, ये सभी को पता है। इसी मुद्दे पर चुनाव हुआ 2022 का मुद्दा, उस मुद्दे पर चुनाव हो चुका है। उसके बाद कई बाई इलेक्शन हो चुके हैं और जनता को पता है कि क्या स्थितियां बदली हैं, क्या नहीं बदली। हमें किसी को इस पे क्लेरिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, हम लगातार जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। आज चाहे पुलिस व्यवस्था के लिए हो या महिला थाने के लिए, महिला पीएससी, सभी जगह के लिए बजट के लिए प्रोविजन किया गया है। और लगातार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त है और जो अपराधी थे, माफिया थे, आज जेल में हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। वहां पर उनके लगातार कार्रवाई हो रही है, चाहे उनके चाहे वसूली करने का काम हो या उनके अवैध तरीके संपत्ति ठीक है, दिनेश जी हमारे साथ अब जुड़ गए, प्रॉपर्टी जब्त करने का हो। जी दिनेश जी हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश जी आप सुन सकते हैं? जी 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 सुन रहा हूँ मैं। दिनेश जी, जो ये बजट में घोषणा की गई है, जो सरकार की तरफ से एमएसएमई को लेकर कहा गया है, जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुधारा जा रहा है, साथ ही साथ स्टार्टअप्स में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है, क्या ये जो चीजें कही गई और बजट में इनको लेकर जो घोषणाएं की गई हैं, आपको लग रहा है कि दिशा और दशा सरकार की सही है, सही रास्ते पर उत्तर प्रदेश जा रहा है, या कुछ कमियां नजर आती हैं? अर्चना जी, दिशा में तो ठीक जा रहा है। दिशा में कहीं सरकार की दिशा में कहीं कोई कमी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर में कोई कमी नहीं है आज की तारीख में। मगर प्रशासनिक स्तर पे जो लोगों को दिक्कतें हैं, वो थोड़ा सा अभी भी वो नहीं सॉल्व हो रहा है। जैसे मुख्यमंत्री जी ने अपने हर बारी मैनिफेस्टो में बोला कि हम ये यूपीएसआईडीसी से लोगों को जमीनें फ्री होल्ड करेंगे, मगर उस बारे में पिछले दोनों मैनिफेस्टो में ये बात हुई, मगर उस दोनों मैनिफेस्टो में इसको टेकअप नहीं किया गया। जी अर्चना जी, आप सुन रहे हैं ना? जी 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 बिल्कुल। तो जो आज की तारीख में इंडस्ट्री को हेल्पफुल करने के लिए अफसरशाही की जो तलवारें लटकी हुई हैं, उसको थोड़ा सा और रिलैक्स करना चाहिए कि आदमी बिल्कुल तरीके से अपना व्यापार करे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये चीजें की जानी चाहिए, लेकिन ये हो नहीं रहा है और ये थोड़ी सी ये दिक्कतें हैं जिन पर काम होना चाहिए। जिस तरह की लेकिन चीजें हुई हैं जो डेवलपमेंट के लिए, अगर उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि कुछ समय में 21 एयरपोर्ट फंक्शनल होंगे, जिसमें 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 16 जो है 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 16 जो है वो घरेलू एयरपोर्ट होंगे। इस व्यवस्था से, जिस गति से एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, मेट्रो का काम चल रहा है, चाहे आगरा मेट्रो का जिक्र किया हो या कानपुर मेट्रो का जिक्र किया हो, क्या आपको लगता है इन सब के बाद उत्तर प्रदेश पे विकास की गति तेज होगी? इन्वेस्टर समिट हुआ, उसपे जो इन्वेस्टमेंट आया, उसमें अगर ये व्यवस्थाएं सुधरती हैं तो उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से विकास करेगा, जो शायद पीछे छूट गया था बहुत समय से। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि अगर ये सारी चीजें होंगी तो उत्तर प्रदेश की तरक्की में कोई नहीं रोक सकता। ये हमारा उत्तर प्रदेश जो है इंडिया का नंबर 1 प्रदेश बनेगा। बस थोड़ा सा जो प्रशासनिक स्तर को ठीक कर लिया जाए तो उसको ज्यादा बेहतर हो जाएगा। यानी ये अफसरशाही की शिकायत है जो सरकारों से रहती है और इसकी वजह से बहुत सारी चीजें प्रभावित होती हैं, और आप भी उसी का जिक्र कर रहे हैं कि वो है, और ये समस्याएं जब तक दूर नहीं होंगी तब तक पूरी तरह से व्यवस्था बदलना मुश्किल है। डॉक्टर शर्मा, क्या आपको भी लगता है कि ये समस्याएं हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि सही मंशा से पॉजिटिव तरीके से सरकार काम कर रही है, लेकिन अफसरशाही का ये हाल है कि उसकी वजह से गति धीमी हो जाती है, लोगों को परेशानी होती है, ये जो पूरी जो व्यवस्था है वो अफेक्टेड हो रही है। बिल्कुल अर्चना जी, मैं सहमत हूँ इससे, क्योंकि सरकारें चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, बहुत अच्छी योजनाएं लागू करते हैं और बहुत अच्छी सोच से उसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वास्तव में जो व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें मालूम है एक एक फाइल एक एक टेबल पे आगे बढ़ने का शुल्क होता है, और ब्यूरोक्रेट्स बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते। उनकी तानाशाही में, उनकी भ्रष्टाचार में कोई फर्क नहीं पड़ा है। बाय हुक और क्रुक वो अपनी चीजें मनवा ही लेते हैं, और तभी आप देखिए जितने भी लोग इन्वेस्टर्स हैं यूपी में आने से, हालांकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हुआ है, योगी सरकार ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन अभी भी आवश्यकता है कि इसको जो ब्यूरोक्रेट जिस तरह से हैंडल हैं इस पे भी सरकार का कोई अंकुश हो।
हालांकि सारी चीजें हैं कि अगर कोई रिश्वत दे रहा है तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, ये सारी चीजें, लेकिन जिन लोगों को काम करना है प्रैक्टिकली, वो इन लोगों से दुश्मनी लेके भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो चीजें आज भी धरातल पे लागू हो रही हैं कि उनको समझ के ही आगे बढ़ना होता है। और जो अभी बताया महोदय ने कि उनको लैंड मिल जानी चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, फ्री होल्ड नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी योजनाओं को की गति को, स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं बढ़ने दे रहे हैं। अगर ये सब हो जाता है तो गतिमान होगा हमारा प्रदेश और ज्यादा तरक्की करेगा और बहुत तेजी से तरक्की करेगा। तो ये बातें भी पहुंचनी चाहिए जरूर मुख्यमंत्री तक, और इन व्यवस्थाओं पर काम जरूर होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अजय जी, सरकार ने कहा, जो वित्त मंत्री ने अपना बजट पेश किया उसमें कहा कानून व्यवस्था में सुधार व उन्होंने आंकड़े दिए। कोविड वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना, गन्ना उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, यूपी में भारी निवेश हुआ है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट जो हुई उसका जिक्र किया, 33 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सरकार तमाम काम कर रही है। ये चीजें आपको वाकई धरातल पर नजर आती हैं या नहीं? अब गवर्नमेंट का ही डाटा है एमएसएमई का, आप देखिए कि 90% स्टार्टअप फेल हुए। तो साहब, जो स्टार्टअप की बात कही जाती है, 90% स्टार्टअप फेल हुए हैं। इतने व्यापारी नेता और इंडस्ट्रीज के लोग बैठे हुए हैं, पूछिए कि स्टार्टअप क्या बहुत सफल रहे हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी की वजह रही हो या चाहे जो वजह रही हो। वजह तो आखिर ब्यूरोक्रेसी किसको रिपोर्ट करती है? गवर्नमेंट को करती है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन हेड करता है, तो स्वाभाविक रूप से वो जवाबदेह होता है उसके लिए। संसद में या विधानसभा में जवाब जो देता है वो मंत्री देता है, ना कि ब्यूरोक्रेट देता है। तो ब्यूरोक्रेट को कंट्रोल करना किसका काम है? कोई और बाहर से आएगा? नंबर 1। नंबर 2, क्राइम का जो डाटा बता रहे हैं, जिसकी तुलना वो कर रहे हैं, वो कोविड के दौर कैसे कर रहे हैं। तो कोविड के दौर में, जिस दौर में सब कुछ ठप पड़ा हुआ था, उस दौर में निश्चित रूप से क्राइम कम हो रहा था। तो ऐसी स्थितियों में आप क्या बता रहे हैं? लेकिन इसके बावजूद यदि आप तुलना करते हैं तो आप कैसे आएगा? वो तो मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप एक सेकेंड देखिए कि आप अपने 5 साल पहले के शासनकाल में, जिसे आप अराजक शासनकाल कहते थे, उससे तुलना कर लीजिए, तो स्थितियां बिल्कुल दूसरी आती हैं उभर के, तो बिल्कुल पिक्चर अलग हो जाती है। और तीसरी चीज ये है कि महिलाओं की स्थिति इतनी खराब है, चंद लोगों पे कार्रवाई कर देने से पूरा राज्य नहीं हो जाता है। खुद बैठे हुए जो लोग व्यापारी नेता बैठे हो, पूछिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए अफसरों और पुलिस के यहाँ कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। जो रेट है यूएनओ अपराध का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 70%। मैं खुद उत्तर प्रदेश से आती हूँ, उत्तर प्रदेश में अभी भी मेरा पूरा परिवार रहता है, सब रहती है फैमिली। तो उत्तर प्रदेश में अपराध के स्तर पर जो योगी सरकार ने काम किया है, जो मुख्यमंत्री योगी ने काम किया है, वो काम पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, पूरी तरह से अगर 360 डिग्री कहे तो वो तो कभी नहीं होता और उसमें वक्त भी लगता है, लेकिन रिमार्केबल है ये दिख रहा है। और ये मैं इससे दावे से कह रही हूँ, रिमार्केबल तब कहेंगे जब बच्चियां सुरक्षित होती। सारे जघन्य बलात्कार के केसेस इसी दौर में हुए हैं, चाहे हाथरस का केस देख लीजिए, चाहे लखीमपुर की स्थिति है। मेरे पास इतना ही समय था इस पैनल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका, अजय जी आपका, गिरधर जी आपका और प्रशांत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद।